Hello friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में हम जानेंगे समास का जो तीसरा प्रकार होता है। पहला प्रकार हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे समास के बारे में जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बहुव्रीहि समास जो है किसे कहते हैं, तो वह समास जिससे समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है, वह समास जिससे समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। वह समास जिससे समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, वो एक अलग अर्थ को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए समास विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया और ये हो गया समासिक पद। समास विग्रह और समासिक पद जैसे मान लीजिए अगर दिया हो नीला हो जिसका कंठ, नीला हो जिसका कंठ उसे हम कहते हैं नीलकंठ। और नीलकंठ जो है नीलकंठ से एक विशेष अर्थ का बोध होता है। तो विशेष अर्थ में नीलकंठ किसको बोलते हैं, भगवान शंकर। जैसे चार हो जिसका आनंद, चार हो जिसका आनंद। आनंद का अर्थ क्या होता है, तो आनंद का अर्थ होता है सिर। तो चार हो जिसका आनंद उसे हम कहते हैं चतुरानंद। और चतुरानंद किसको बोलते हैं, भगवान ब्रह्मा। किसको बोलते हैं, ब्रह्मा। अब जैसे वीणा हो, वीणा हो जिसके पाणी में, पाणी का अर्थ होता है हाथ, उसे हम कहते हैं वीणा पाणी। तो वीणा पाणी किसको बोलते हैं, मां सरस्वती को। तो जिस समास से समस्त पदों से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वज्र हो जिसका देह, वज्र हो जिसका देह उसे हम कहते हैं वज्रदेह। और वज्रदेह किसको बोलते हैं, हनुमान। हनुमान जी को क्या बोलते हैं, वज्रदेह बोलते हैं। अब लंबा हो जिसका उदर, लंबा हो जिसका उदर उसे क्या कहते हैं?
लंबोदर। और लंबोदर किसको बोलते हैं? भगवान गणेश। तो इस प्रकार से जिस समास से समस्त पदों से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम जानेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास में हमने जाना कि इसमें समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है और इसमें एक नोट भी याद रख लेंगे। एक नोट याद रख लेना है कि बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है। एक नोट याद रखना है कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है। उदाहरण जो है इसको नोट कर लेंगे। नीलकंठ हो गया, चतुरानन हो गया, या वीरापाणी हो गया, वज्रदेव हो गया, लंबोदर हो गया, ये सभी जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम बात करेंगे इसमें जो अव्ययी भाव समास है। अब आइए हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं समझिए। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखिए अव्ययी भाव समास में जो पहला शब्द दिया है वो दिया है अव्यय। अव्यय को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द। देखिए रूपांतरण के आधार पे शब्द दो तरह के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अव्यय कहने का मतलब कि अव्यय चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें जो पहला पद होता है, वो अव्यय होता है। अव्यय कहने का मतलब कि पहला पद जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में होता है, क्रिया विशेषण के रूप में होता है। जो अव्ययी भाव समास होता है इसका पहला पद किस रूप में होता है? क्रिया विशेषण के रूप में होता है। तो अव्ययी भाव समास जो है ये समास का चौथा प्रकार होता है। तो आप बोल सकते हैं कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय का अर्थ क्या है? क्रिया विशेषण होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए वह समास जिसका पहला पद अव्यय क्रिया विशेषण होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको पूछेगा जी किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्यय कहने का मतलब क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार के समास को हम कहेंगे कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहने का मतलब जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो समास विग्रह, समास विग्रह।
और यहां आपको दिया हो समासिक पद, समासिक पद या समास, समासिक पद या समास। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हो यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति मतलब जितना शक्ति हो सके, उसके लिए एक शब्द होता है यथाशक्ति। तो यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके, उसके लिए समासिक पद होता है यथा शीघ्र। जैसे अगर दिया हो बिना रहम का, तो इसके लिए एक शब्द होता है बेरहम, बेरहम। बिना काम का, इसके लिए एक शब्द होगा बेकाम। जैसे दिया हो बिना फायदा का, बिना फायदा का, इसके लिए एक शब्द होगा बेफायदा, बेफायदा। इस प्रकार के समास को ही हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और फिर हम नेक्स्ट समास के बारे में जानेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे द्विगु समास के बारे में। तो आइए जानते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। देखिए द्विगु समास में जो पूर्व पद है वो क्या है? द्विगु समास में जो पूर्व पद है वो द्वि है। द्वि का मतलब होता है दो, द्वितीय। तो समझिए जिस समास का, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इस समास में तत्पुरुष तथा कर्मधारय समास की तरह उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास की अगर हम बात करें तो जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण समझिए, जैसे अगर इसमें द्वि आ जाएगा, द्वि का मतलब दो। जैसे त्रि आ जाएगा, त्रि का मतलब तीन। जैसे चतुर्थ आ जाएगा, चतुर्थ का अर्थ होता है चार। जैसे पंच आ जाएगा, पंच का अर्थ होता है पांच। जैसे छ आ जाएगा। तो इस तरह से द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण के रूप में होता है। यही इसका ट्रिक है कि समझिए जिसमें संख्या पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? संख्या पहले आ जाएगा। समझिए
कि वह कौन सा समास है, तो वह समास जो है आपका द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दिया रहेगा समास विग्रह, समास विग्रह, और यहां पे होगा समासिक, समासिक पद, समासिक पद या समास बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे अगर आपको दिया हो कि 3 फलों का समाहार, तो इसमें पहला शब्द आ गया 3। 3 क्या है? तो संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या वाचक विशेषण आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण समझ, इसमें संख्या है 3 फलों का समाहार, इसको हम बोलते हैं त्रिफला। जैसे 9 रातों का समाहार, तो ये हो जाता है आपका 9 रात्र। जैसे आ जाएगा आपको त्रिफला आ जाएगा, जैसे आपको पंचवटी, पंचवटी आ जाएगा, आपको त्रिफला आ जाएगा, त्रिनेत्र आ जाएगा। ये सभी जो है, ये जो भी समास है इनको हम द्विगु समास कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उस समास को हम कौन सा समास कहते हैं? तो उस समास को हम कहते हैं द्विगु समास। और द्विगु समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, तो इसके लिए एक शब्द होगा चौराहा। 6 माहों का समाहार, तो ये हो जाएगा 6 माही। जैसे आपको दिया रहेगा 5 मुखों का समाहार, पंच मुख। 2 पहरों का, 2 पहरों का समाहार, तो इसके लिए समासिक पद होगा 2 पहर। तो इस प्रकार के समास को हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास बहुत ही आसान है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले इसमें संख्या आ जाएगा, जैसे 3 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, ये सब क्या है? संख्या है। तो जिसमें भी संख्या आ जाएगा समझिए कि वो कौन सा समास है? द्विगु समास। अब आइए हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास के। अब हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो आइए द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? देखिए द्वंद्व समास जो है ये समास का 6ठा प्रकार होता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? तो जिस समास का समस्त पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का समस्त पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब ये देखिए द्वंद्व समास में प्रत्येक पद क्या होता है? प्रधान। प्रत्येक पद प्रधान होता है। एक इसका ट्रिक समझ लीजिए कि ये जो द्वंद्व समास होते हैं
ये एक दूसरे का विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम शब्द के रूप में। द्वंद्व समास एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम शब्द के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए समास विग्रह दिया, समास विग्रह दे दिया, और यहाँ पे आपको दे दिया समासिक पद दे दिया। समासिक पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो देखिए, जिस समास का समस्त पद क्या होता है? प्रधान होता है, और इसका ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ऐसे समास को हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे मान लीजिए दिया हो माता और पिता, माता और पिता, तो माता का विलोम शब्द पिता। यहां पे देखिए माता और पिता को हम लिख सकते हैं माता पिता। जैसे अगर यहाँ पे सीताराम, सीता और राम को हम लिख सकते हैं सीताराम। राधे और श्याम को, राधे और श्याम को हम लिख सकते हैं राधे श्याम। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि अगर लाभ या हानि दिया हो, लाभ या हानि दिया हो, तो इसको हम लाभ हानि लिख सकते हैं। अगर यश या अपयश दिया हो, अपयश दिया हो, तो इसको हम यश अपयश लिख सकते हैं। तो जिस समास का प्रत्येक पद प्रधान होता है और ये एक दूसरे के विलोम होते हैं अर्थात विपरीतार्थक होते हैं, तो इस प्रकार के समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे झूठ या सच दिया हो, झूठ या सत्य दिया हो, तो यहाँ पे हम झूठ सत्य लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के समास को हम कहते हैं द्वंद्व समास। अब देखिए अंतिम समास हमारा बचा हुआ है, ये छठा समास है। आइए सातवें समास के बारे में हम जानते हैं। सातवां जो समास होता है इसे हम नौज समास के नाम से जानते हैं। नौज समास, नौज समास क्या होता है? तो जिस समास का पूर्व पद नकारात्मक शब्द होता है, जैसे न, ना, अनु इत्यादि होता है, उसे हम नौज समास कहते हैं। तो नौज समास वह समास होता है जिसका पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है? नकारात्मक होता है, नकारात्मक शब्द होता है। जैसे एक तरफ लिख लीजिए समास विग्रह, एक तरफ समास विग्रह, एक तरफ लिख लीजिए समासिक पद। समासिक पद को ही हम बोलते हैं समास। जैसे जो लायक न हो उसे हम नालायक कहते हैं। जैसे जो उपयोगी न हो, जो उपयोगी न हो उसे हम बोलते हैं अनुपयोगी। जो सत्य न हो उसे हम कहते हैं असत्य। जैसे इस प्रकार का जो समास होता है जिसमें प्रत्येक पहला जो पद होता है वो क्या होता है? नकारात्मक शब्द होता है। जिसमें पहला पद क्या होता है? नकारात्मक शब्द होता है, उसी को हम कहते हैं कौन सा समास? नर समास। जैसे जो उपयोगी न हो उसे हम अनुपयोगी कहते हैं, जो उचित न हो
जो उचित ना हो, जो उचित ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अनुचित। जो संभव ना हो, जो संभव ना हो उसके लिए एक शब्द है असंभव। तो इस प्रकार से हमने जो है समास जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया, उसको पूरा किया और ये जो चैप्टर है आपका समाप्त हुआ। देखिए समास में हमने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक पद अथवा शब्द अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह को त्याग कर एक पद हो जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 7 भेद होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और नर समास। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास में हमने आपको बताया था कि जिस समास का प्रथम पद विशेषण अंतिम पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में हमने आपको बताया था कि बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें समस्त पदों का एक विशेष अर्थ होता है। अव्ययीभाव समास वह समास होता है जिसका प्रथम पद अव्यय होता है अर्थात क्रिया विशेषण होता है। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्वंद्व समास वह समास होता है जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं। और नर समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है, नकारात्मक शब्द होता है। तो इस प्रकार से आपका समास जो चैप्टर है वो खत्म हुआ और नेक्स्ट पार्ट में हम समास का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।